हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है हाउ टू स्टडी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसको कैसे पढ़ें। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है इसका सिलेबस जो होता है बहुत ही वास्ट होता है, मतलब बहुत बड़ी सब्जेक्ट होती है। जीएनएम के अंदर ये दो भागों के अंदर एमएस फर्स्ट और सेकंड में, जबकि बीएससी नर्सिंग के अंदर भी ये दो भागों के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसके अंदर मुख्य रूप से डिसीज एस्पेक्ट जो होता है, मतलब बीमारियां, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उसके कारण से ये सब्जेक्ट जो होती है वो न केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जीवन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम जब नर्सिंग कार्य करते हैं तो उसमें हमें जो पेशेंट से डील करना पड़ता है, तो वो पेशेंट मुख्य रूप से डिसीज जो होती है, मतलब बीमारी, उसके कारण से भर्ती होते हैं। और उन्हीं पेशेंट जो है उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है। उसके कारण से हमें डिसीज का जो नॉलेज जो है वो होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम इसी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसको याद करने या पढ़ने का एक सिंपल तरीका जो है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही एक ऐसे फार्मूले के बारे में बात करेंगे जिसको अपनाकर आप 100% मार्क्स जो है या नंबर जो है वो ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस सिस्टम की हमें डिसीज पढ़नी है उस सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है उसको अच्छे से हमें क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, उसको अच्छे से रिव्यू कर लेना है। एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो डिसीज जो है उसको समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो एक तो ऑर्गन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है और उसके फंक्शन क्या है उसको हमें अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ईयर डिसऑर्डर जो है उसकी बात करते हैं कि ईयर जो है उसके अंदर होने वाली डिसीज कंडीशन जो है उसको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ईयर जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, मतलब ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है उसको पहले समझना पड़ेगा। जैसे हम बात करें कि ईयर जो है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे आउटर जो होता है वो तो कौन सा होता है, एक्सटर्नल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि बाहर की तरफ एक ईयर पिन्ना होता है। ये ईयर पिन्ना जो होता है वो कार्टिलेज जो होता है उसका बना होता है। इसके ऊपर क्या होता है, स्किन जो है उसकी कवरिंग होती है। ईयर पिन्ना का काम क्या होता है कि साउंड की तरंगे जो होती है, आवाज़ की तरंगे, उसको रिसीव करने का होता है। ईयर पिन्ना जो होता है वो आगे जुड़ा हुआ रहता है एक स्लाइट एस शेप की ट्यूब जो होती है उसके अंदर जुड़ा होता है। ये स्लाइट एस शेप की ट्यूब जो होती है उसको ऑडिटरी कैनाल या एकॉस्टिक मेटस कहा जाता है। ये जो ऑडिटरी कैनाल या एकॉस्टिक मेटस जो होता है उसकी अंदर की लाइनिंग जो होती है वो स्किन की होती है। इसके अलावा इसके अंदर सेरुमन ग्लैंड होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं या हेयर होते हैं। ये सेरुमन ग्लैंड जो होती है वो फिर किसकी, मेनली सेबेशियस ग्लैंड जो होता है उसकी परिवर्तित रूप होता है। और ये एक वैक्सी सब्सटेंस, मतलब मोम की तरह पदार्थ स्रावित करती है, उसको सेरुमन कहा जाता है। और ये सेरुमन जो होता है वो क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल जो होता है उसको क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो। फिर है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर के अंदर क्या होता है, मेनली एक कैविटी होती है, उसको टिम्पेनिक कैविटी कहा जाता है। और ये टिम्पेनिक कैविटी जो होती है वो टिम्पेनिक बोन जो है उसके अंदर स्थित होती है। ऑडिटरी कैनाल जो है टिम्पेनिक कैविटी जो है जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर एक ईयर ड्रम होता है या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन जो है उसके मिक्स के बनी होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम जो है उससे जुड़ी हुई 3 बोन होती है। इस बोन को मेलस, एंकस, स्टेपिस कहा जाता है। और ये तीनों बोन जो होती है वो लूजली आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये जो टिम्पेनिक कैविटी जो होती है उसके साथ एक ट्यूब कनेक्ट होती है और ये ट्यूब जो होती है वो नेजोफेरिंक्स जो है उसके साथ ओपन होती है, उसको स्टेकिन ट्यूब का कहते हैं। और ये स्टेकिन ट्यूब जो होता है वो क्या करती है कि ये टिम्पेनिक कैविटी जो है उसके अंदर जो एयर जो है उसके प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। तो ये तो मिडल ईयर जो है वो हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो होता है इनर ईयर होता है। इनर ईयर जो होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको लेबिरिंथ कहा जाता है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेस्टिब्यूल होता है, और दूसरा जो होता है वो स्नेल जो होता है, मतलब घोंगा, उसके शेप का होता है जिसको कॉक्लिया कहा जाता है। ये जो वेस्टिब्यूल जो होता है उसके ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है जो एक 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के स्थित होती है। दूसरा पार्ट कोक्लिया होता है। कोक्लिया जो होता है उसके अंदर फिर क्या होता है, उसका अगर क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है। और यह ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है उसके अंदर फिर क्या होती है, हेयर सेल होते हैं। ये हेयर सेल जो होते हैं उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। और ये हेयर सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव सेल होते हैं। इस कोक्लिया और वेस्टिब्यूल जो है उसके अंदर फिर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम एंडोलिम्फ जो है वो कहा जाता है। नॉर्मली ये जो स्टेपिस बोन जो होती है वो ये जो कोक्लिया जो होता है, मतलब बोनी लेबिर या लेबिरिंथ जो होता है उसका जो ओवल विंडो जो होता है उसके साथ क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब वहाँ पर एक तरह से स्थित होती है। ये यहाँ पर फिक्स या चिपकी हुई नहीं रहती, जस्ट यहाँ पर क्या होती है, अटैच होती है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर फिर क्या होता है, राउंड विंडो होता है, गोल विंडो होता है। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है और कोक्लिया जो है, ठीक, तो कोक्लिया जो होते हैं उसके जो हेयर सेल होती है उसकी जो एक्सोन जो होते हैं वो एक्सोन आपस में मिल जाते हैं और मिल के फिर क्या बनाते हैं, एक कोक्लियर नर्व बनाते हैं। ठीक वैसा ही ये जो वेस्टिब्यूल जो होता है उसकी सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वहाँ पर भी एक्सोन निकलते हैं और वे वेस्टिबुलर नर्व बनाते हैं। और दोनों नर्व जो है वो बाहर निकलती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व के रूप में बाहर निकलती है। और ये नर्व जो होती है वो सीधी सप्लाई होती है ब्रेन को।
तो ये तो इसके एनाटॉमी का रिव्यू हो गया। फिजियोलॉजी अगर देखें फंक्शन क्या करता है, तो ईयर पिन्ना जो होता है वो आवाज़ की तरंगे जो है उसको क्या करता है, रिसीव करेगा, और ये आवाज़ की तरंगे जो होती है वो फिर आती है और किससे टकराएगी, ईयर ड्रम से टकराएगी। ईयर ड्रम से टकराने के कारण से ईयर ड्रम जो होता है या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, और ये वाइब्रेशन मेलस एंकल स्टेपिस से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये ओवल विंडो जो है वहाँ पर चला जाएगा। ओवल विंडो में जाने पर ये वाइब्रेशन ओवल विंडो जो होता है, ये जो मेम्ब्रेन का बना हुआ है वहाँ पर टकराएंगे, उसके कारण से ये वाइब्रेशन जो होते हैं वो फिर कहाँ चले जाएंगे, कोक्लिया जो है उसका एंडोलिम्फ जो है उसके अंदर, और उसके कारण से एंडोलिम्फ जो है उसके अंदर फिर क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, और उसके अंदर मूवमेंट के कारण से ये जो हेयर सेल जो होती है वो फिर क्या होगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, और हेयर सेल की स्टिमुलेशन के कारण से हेयर सेल जो होती है वो फिर क्या बना देगी, उस स्टिमुलेशन को इम्पल्स जो होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, और यही इम्पल्स जो होती है फिर ये जो ऑडिटरी नर्व जो होती है उसके द्वारा कहाँ पहुँचेगी, ब्रेन के अंदर पहुँचती है, और ब्रेन जो होता है वो जो सिग्नल आया उसको फिर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, शब्दों के अंदर रिकॉग्नाइज करता है और हमें सुनाई देता है। ईयर का एक और फंक्शन होता है, वो होता है ये सेमी सर्कुलर कैनारो वेस्टिब्यूल का होता है, जो इसके अंदर भी हेयर सेल होती है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट होने पर स्टिमुलेशन होगा, और ये इम्पल्स जो होती है वो फिर क्या होगी, कॉक्लियर नर्व वेस्टिबुलर नर्व जो है उसके द्वारा ब्रेन को भेजती है, और ये मेनली बैलेंस जो है और पोस्चर जो होता है, मतलब हम खड़े हैं पोजीशन खड़े होने का या बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने का काम ये करते हैं। तो ये तो इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होगी शॉर्ट में। ईयर जो है उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है, ईयर का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है उसको हम अलग से चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब दूसरा चीज़ क्या करनी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है उसको रिव्यू करने के बाद सेकंड आपको कि डिसीज कंडीशन जो है वो कौन कौन सी हो सकती है जो आपको पढ़नी है एज पर सिलेबस जो है उसके हिसाब से, तो उसको आपको देख लेना है कि क्या क्या डिसीज कंडीशन हो सकती है। जैसे ईयर के अंदर जो डिसीज हमें पढ़नी है उसमें एक तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर देखें तो सबसे पहला तो फॉरेन बॉडी जो है वो आ सकती है एक्सटर्नल ईयर के अंदर, तो एक तो वो हो जाएगा फॉरेन बॉडी इन एक्सटर्नल ईयर। सेकंड चीज़ क्या हो सकता है कि इसमें सेरुमन जो होता है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण से वो सेरुमन जो होता है वो क्या हो जाए, यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, तो ये कंडीशन ये हो सकती है, उसको सेरुमन इम्पैक्शन जो है वो कहा जाता है। तो एक तो ये कॉमन छोटी सी डिसीज कंडीशन होती है। तीसरी डिसीज कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो ऑडिटरी कैनाल जो थे एक्सटर्नल ईयर उसके अंदर किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाए और इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको कहा जाता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो एक ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है उसको हमें पढ़ना है। अगला मिडिल ईयर आता है, तो मिडिल ईयर के अंदर क्या डिसीज कंडीशन हो सकती है, तो मिडिल ईयर के अंदर कॉमन होता है वो इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है वो ओटाइटिस मीडिया होती है। तो ओटाइटिस मीडिया जो कि इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है उसको हमें को पढ़ना है। अगली डिसीज कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो स्टेपिस बोन जो होती है, मेलस एंकल स्टेपिस बोन जो होती है वो क्या है, लूजली अटैच होती है, किसी कारण से ये स्टेपिस बोन जो होती है ये इस ओवल विंडो जो उस पर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, चिपक जाती है, उसको कहा जाता है ओटोस्क्लेरोसिस। तो एक ओटोस्क्लेरोसिस डिसीज कंडीशन जो है उसको हमें पढ़ना है। तो ये तो मिडिल ईयर की डिसीज कंडीशन जो कॉमन आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक मेस्टोइड प्रोसेस होता है, उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण से मेस्टोडाइटिस की कंडीशन होती है। तो एक डिसीज कंडीशन जो है मेस्टोडाइटिस, उसको भी ईयर के अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला फिर इनर ईयर के अंदर बात करते हैं, तो इनर ईयर के अंदर जो डिसीज कंडीशन इंपॉर्टेंट है उसमें एक तो इनर ईयर जिसको लेबिरिंथ कहा जाता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके कारण से इन्फ्लामेशन की कंडीशन उत्पन्न होती है, उसको लेबिरिनाइटिस कहा जाता है। तो लेबिरिनाइटिस एक कंडीशन डिसीज उसको पढ़ना पड़ेगा। एक इनर ईयर जो होती है उसकी जो फ्लूइड होता है एंडोलिम्फ, उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, या एंडोलिम्फ फ्लूइड जो है वो किसी कारण से अधिक हो जाता है, तो उसके कारण से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम मिनरस डिसीज कहते हैं। तो मिनरस डिसीज जो है वो एक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगली चीज़ इसके अंदर एक और कंडीशन उत्पन्न होती है इनर ईयर के अंदर, या नॉर्मली ईयर जो इसका फंक्शन से रिलेटेड, तो फंक्शन रिलेटेड ईयर का फंक्शन है हियरिंग का, तो किसी कारण से हियरिंग जो है वो बंद हो जाए तो उसको कहते हैं डिफनेस या हियरिंग लॉस। तो डिफनेस जो है वो एक तो पढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज जो है एज पर सिलेबस के हिसाब से जो आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, जो भी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद आपको कौन कौन सी डिसीज पढ़नी है वो पूरी डिसीज एक साथ क्या लिख लेना है, लिख लेना है एक पेज के ऊपर, या उस डायग्राम के चारों तरफ आपको लिख लेना है कि हमें ये डिसीज जो है वो पढ़नी है। अब डिसीज जो है इसको पढ़ना कैसे है आपको, तो हर डिसीज जो है उसको कुछ पॉइंट जो है उसके अंदर हमें पढ़ना पड़ता है। पहला पॉइंट जो होता है वो तो उसकी डेफिनेशन होती है कि डेफिनेशन मतलब डिसीज कंडीशन जो है वो क्या है उसको परिभाषित करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ओटाइटिस मीडिया जो है उसको यदि हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला तो ओटाइटिस मीडिया जो होता है वो क्या होता है, तो जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। सेकंड चीज़ में पॉइंट कवर करना पड़ेगा वो इंसिडेंस का मतलब किसमें डिसीज कंडीशन जो ज़्यादा होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है, बड़ों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में ज़्यादा होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है, और किस उम्र के व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा होती है। क्योंकि कुछ डिसीज कंडीशन जो होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है, जैसे BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। कुछ डिसीज कंडीशन फीमेल के अंदर होती है, ब्रेस्ट कैंसर जैसा
कंडीशन। कुछ डिसीज़ कंडीशन जो होती है वो बच्चों में ज़्यादा होती है, टॉन्सिलाइटिस बच्चों में ज़्यादा होती है। कुछ जो होती है वो एडल्ट के अंदर होती है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी एडल्ट जो होते हैं या ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो ये एक तो इंसिडेंस जो है वो एक तो पढ़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसमें जो कवर करना है वो है कॉज का, कि किन कारणों से डिसीज़ कंडीशन जो होती है। तो नॉर्मली डिसीज़ जो है वो उसके मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। या तो कोई बायोलॉजिकल फैक्टर होगा, बायोलॉजिकल मतलब इन्फेक्शन के कारण से, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण डिसीज़ कंडीशन हो सकती है। या कोई फिजियोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल मतलब इंजरी होने के कारण से, किसी कारण से कोई ऑर्गन टिश्यू जो है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या इंजरी हो जाए उसके कारण से। या फिर कोई केमिकल कारण हो सकता है कि कोई केमिकल जो है वो जाके टिश्यू जो है उसको डैमेज कर सकता है, या केमिकल जो है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हार्ट की डिसीज़ होती है, वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होने के कारण से डिपोजिशन हो जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो वो एक तरह से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस के कारण से हो सकती है। या ज़्यादातर होती है वो ऑटोइम्यून के कारण से हो सकती है, ऑटोइम्यून डिसीज़ के कारण से हो सकती है। तो कॉज जो है वो हमें देखना है कि किन कारणों से डिसीज़ कंडीशन जो है वो हो रही है। अगला फिर पॉइंट आएगा रिस्क फैक्टर, वे फैक्टर जो डिसीज़ की संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो अगला पॉइंट जो डिसीज़ में पढ़ना है वो रिस्क फैक्टर जो होता है वो पढ़ना है, कि वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो डिसीज़ जो है उसकी संभावना को बढ़ा देते हैं। तो रिस्क फैक्टर जो है उसको कवर करते हैं। रिस्क फैक्टर के बाद अगला पॉइंट जो आता है वो पढ़ना है हमें पैथोफिजियोलॉजी। तो हर डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी होती है। पैथोफिजियोलॉजी में मुख्य रूप से 3 पॉइंट कवर होते हैं। पहला तो उसमें कॉज आता है कि डिसीज़ किन कारण से हो रही है। जैसे ओटाइटिस मीडिया की अगर बात करते हैं तो ओटाइटिस मीडिया में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो है या वायरस उसका क्या हो रहा है, इन्वेजन हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो होता है वो आता है कि वो कारण जो है वो क्या चेंजेस ला रहा है, फिजियोलॉजी जो है या फंक्शन जो स्ट्रक्चर के अंदर क्या बदलाव ला रहा है। तो मेनली बैक्टीरिया वायरस के इन्वेजन के कारण से क्या होगा, टिश्यू जो होता है वो डैमेज होता है। ठीक है, तो जैसे टिश्यू डैमेज होगा वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन्फ्लामेशन होगा और केमिकल जो होंगे वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो अगली ये क्या हो जाएगी, वो को क्या डिसीज या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर, पैथो का मतलब होता है डिसीज और फिजियोलॉजी पर फंक्शन, फंक्शन के अंदर या कार्यकी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट वही रहेगा कि ये इन्फेक्शन होने के बाद टिश्यू डिस्ट्रक्शन के कारण से फंक्शन में क्या बदलाव आए। जैसा कि ओटाइटिस मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पर फ्लूइड का एक्सुडेट होगा, फ्लूइड का एक्सुडेट होगा तो वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन होगा, एडिमा की कंडीशन हो जाएगी। अगला एडिमा कंडीशन होने के कारण से वो ऑर्गन जो है वो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑर्गन जो है फंक्शन रिड्यूस होगा तो वो ऑर्गन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी फंक्शन हो जाएंगे, फिजियोलॉजी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हर डिसीज जो है उसकी क्या करनी है हमें, पैथोफिजियोलॉजी जो है मतलब डिसीज़ के कारण से क्या फंक्शन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या एक तरह से देखें तो डिसीज़ कैसे हो रही है उसको हमें समझना पड़ेगा। पैथोफिजियोलॉजी के बाद अगला जो पॉइंट रहता है डिसीज़ के अंदर पढ़ने का वो रहता है इसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर जिसको कहते हैं, कि डिसीज़ के कारण से क्या साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 चीज़ें दिखाई देती है, एक तो साइन और सिम्टम। तो सिम्टम तो वो होते हैं जो पेशेंट जो है वो बताता है, कंप्लेन करता है। जैसे पेन हो रहा है, पेशेंट पेन हो रहा है कहेगा, ठीक है, उसको जैसे डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग हो रही है पेशेंट बोलेगा, तो जो पेशेंट बता रहा है वो तो सिम्टम हो जाएंगे और हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, एडिमा हो रहा है, स्किन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा टेंडरनेस आ रही है स्किन के अंदर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जो साइन हम ऑब्जर्व करते हैं वो। तो अगला साइन एंड सिम्टम जो है वो आएगा इसके अंदर के कौन कौन साइन एंड सिम्टम जो है डिसीज़ के हो सकता है, तो वो एक तो पढ़ना है। साइन एंड सिम्टम के बाद अगला पॉइंट जो है वो है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन का, कि डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन मतलब कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। तो हर सिस्टम के हिसाब से अपने पर्टिकुलर कुछ टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो उसमें किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद डिसीज़ के अंदर अगला पॉइंट जो आता है वो है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट में 3 चीज़ होती है, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट और तीसरा जो होता है वो नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक डिसीज़ जो है इसको इन पॉइंट के अंदर हमें कवर करना होता है। अब हम बात करते हैं कि कॉमन आपको कैसे पढ़ना है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और कौन कौन सी डिसीज़ आपको पढ़नी है उसको एक बार कॉमन कर लिया। उसको कॉमन करने के बाद फिर आपको देखना है कि उस सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, जो लगभग सभी डिसीज़ के अंदर दिखाई देते हैं। तो ईयर डिसऑर्डर की अपन बात करते हैं तो ईयर डिसीज़ जो उससे रिलेटेड कॉमन साइन एंड सिम्टम जो हो सकते हैं, तो आपको समझना है मेनली कि क्या होता है। मेनली यहाँ पर डिसीज़ होने पर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, कुछ भी होगा, टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज होने पर क्या होता है, एक पेन जो होता है वो कॉमन होता है। तो यहाँ पर भी ईयर जो इसके अंदर पेन होगा, तो ईयर पेन होता है, उसको ओटाल्जिया कहा जाता है। तो एक तो ओटाल्जिया जो है एक कॉमन साइन जो है या सिम्टम जो है वो हो जाएगा।
सेकंड, जब भी कहीं पर टिश्यू डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड जो है उसका एक्सुडेट होगा। फ्लूइड एक्सुडेट होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड जो है वो बाहर निकलेगा, मतलब रिसाव होगा एक तरह से। ईयर जो है उसके अंदर भी क्या होगा, फ्लूइड का एक्सुडेट होगा, और फ्लूइड का एक्सुडेट होने के कारण से क्या होगा, फ्लूइड जो होता है पानी वो ईयर से बाहर निकलेगा। ईयर से बाहर वाटर डिस्चार्ज होना उसको कहते हैं ओटोरिया कहा जाता है। तो दूसरा साइन जो होता है वो ओटोरिया होता है, वो लगभग ईयर की डिसीज कंडीशन जो है उसके अंदर दिखाई देता है। अगली चीज़, इन्फेक्शन यदि हो गया है, तो इन्फेक्शन हुआ है वो भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन होगा मतलब पस निकलेगा, तो ईयर जो है उससे पस भी बाहर आएगा। ईयर से पस बाहर आना मतलब ईयर डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम डिसीज जो होती है, जैसे ओटाइटिस मीडिया के अंदर है, ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ईयर जो उससे डिस्चार्ज भी होता है। तो तीसरा साइन एंड सिम्टम जो रहेगा वो ईयर डिस्चार्ज जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अगला, ऑर्गन जो है उसके अंदर यदि टिश्यू डैमेज हुआ है तो ऑर्गन से संबंधित, तो ऑर्गन के संबंधित एक सिम्टम होता है टिनिटस होना। टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग बेल इन ईयर, मतलब कानों में घंटी बजना। तो कानों में घंटी बजना ये भी लगभग सभी ईयर की डिसीज कंडीशन होती है, उसका कॉमन सिम्टम होता है। तो एक टिनिटस का सिम्टम जो था वो भी होगा। अगला, ईयर का काम बैलेंस का होता है, उसमें प्रॉब्लम होने पर ये जो बैलेंस का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके कारण से उसको वर्टिगो हो सकते हैं, मतलब चक्कर आ सकते हैं। वर्टिगो भी एक ऐसा सिम्टम है वो जो सभी डिसीज के अंदर, ओटाइटिस मीडिया के अंदर है, मीनियस डिसीज है, तो सबके अंदर लगभग दिखाई देता है। तो वर्टिगो जो है वो एक कॉमन सिम्टम जो है वो हो जाएगा। सिम्टम जो होता है वो ईयर जो है उसके अंदर क्या होता है, स्टिमुलेशन होने के कारण से क्या होगा कि यहाँ पर हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है उसका निर्माण होता है, और ये क्या करता है कि वोमिटिंग सेंटर जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ईयर डिसीज के अंदर नोजिया और वोमिटिंग जो होते हैं वो एक कॉमन सिम्टम होते हैं, जो लगभग ईयर की सभी डिसीज जो है उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो नोजिया वोमिटिंग होना एक कॉमन सिम्टम जो है वो भी हो सकता है। एक हेडेक जो है, ईयर जो है हेड के अंदर स्थित होता है, तो ईयर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, डिसीज कंडीशन हो रही है, तो उसके कारण से शरीर के अंदर ब्लड नॉर्मल CSF का प्रेशर जो इंक्रीज हो सकता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सकता है, तो उसके कारण से हेडेक जो है वो भी एक सिम्टम होता है। ये भी कॉमन सिम्टम होता है जो लगभग ईयर की सभी डिसीज में दिखाई देता है। एक कंडीशन जो होती है वो होती है आवाज़ का गूंजना, कि ईयर जो इसके अंदर ज़्यादातर कभी कभी कुछ डिसीज़ के अंदर क्या होती है कि आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, गूंजती रहती है, मतलब अंदर घूमती रहती है, उसको ऑटोफोनी कहा जाता है। तो ऑटोफोनी जो है, जैसा कि ओटाइटिस मीडिया या ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर सुनाई देता है, या लेबिरिनाइटिस के अंदर या मीनियस डिसीज में होता है, तो ऑटोफोनी जो है आवाज़ का गूंजना वो भी एक कॉमन सिम्टम होता है जो दिखाई देता है। अगला, ईयर जो है उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो सकता है डिसीज़ के कारण से। तो ईयर का मेन फंक्शन हेयरिंग का, तो एक हियरिंग लॉस जो है, डिफनेस जो है, वो भी एक सिम्टम जो था वो दिखाई देता है। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो हो जाएंगे, जो लगभग सभी डिसीज़ जो है ईयर की डिसीज़ कंडीशन उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है कि कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं उस सिस्टम के, उसको एक तरफ से डिटेक्ट कर लेना है, एक तरफ से लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि जिस सिस्टम जो है उससे रिलेटेड डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो है या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होते हैं उसको कॉमन कर लेना है कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है उस सिस्टम के अंदर किए जाते हैं। तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहला तो हिस्ट्री जो है वो, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो आएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है तो उसके अंदर हम अस्कल्टेशन करते हैं, परकशन जो है वो किया जाता है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाल्पेशन भी करते हैं, परकशन भी करते हैं, अस्कल्टेशन भी करते हैं। ईयर डिसऑर्डर के अंदर अगर देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट जो है वो किया जाता है, उसमें वेबर टेस्ट और राइनी टेस्ट जो है वो दो किए जाते हैं। वेबर टेस्ट, राइनी टेस्ट जो है मेनली हियरिंग जो है उसका असेस करने के लिए किया जाता है। तीसरा, एक ऑटोस्कोपी जो है वो कॉमन रहेगा। ऑटोस्कोप में ऑटोस्कोपी के द्वारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है उसको और एक्सटर्नल ईयर जो है उसको विजुलाइज किया जाता है, देखा जाता है, तो एक तो ये हो जाएगा। अगला जो है वो ऑडियोमेट्री ऑडियोग्राम होता है। ऑडियोमेट्री ऑडियोग्राम के द्वारा हियरिंग असेसमेंट जो है वो किया जाता है, सुनने की क्षमता जो है उसका आकलन किया जाता है। ये भी लगभग सभी डिसीज के अंदर कॉमन रहेगा। अगला, सिटी स्कैन जो है वो, एक MRI जो होती है वो, एक एक्सरे जो है वो किया जाता है। ब्लड टेस्ट जो है वो भी कॉमन रहेंगे। एक कल्चर टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है, मतलब जो ईयर डिस्चार्ज हो रहा है उसका कल्चर जो है वो भी करवाया जाता है। तो ये तो कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो है उसको आपने अलग से लिख लिया या उसको अच्छे से पढ़ लिया, जो सभी ईयर की डिसीज के अंदर काम में आते हैं। अगला आपको क्या करना है कि कॉमन मैनेजमेंट जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि सभी डिसीज़ के अंदर कॉमन मैनेजमेंट क्या चल रहा है या क्या रहेगा इसके अंदर। तो मैनेजमेंट के अंदर पहला तो कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसको देख लेना है कि कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें एक तो फार्माकोलॉजिकल, मतलब ड्रग कौन कौन सी दी जा रही है उसमें। तो कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट अगर ईयर डिसऑर्डर का अगर देखते हैं तो उसमें एक तो टॉपिकल मैनेजमेंट रहेगा, टॉपिकल मेडिकेशन। टॉपिकल मतलब एक्सटर्नल, ये बाहर से जो दी जा रही है, तो ईयर के अंदर मेनली इंस्टिलेशन किया जाता है, मतलब ईयर के अंदर ड्रॉप जो होती है, ईयर ड्रॉप उसको दी जाती है।
ईयर ड्रॉप में जो काम में ली जाती है, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप जो है वो ली जाती है। एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप इन्फेक्शन कोई हुआ है, जैसे ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्नल के अंदर हुआ है, या फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए एंटी फंगल ईयर ड्रॉप जो वो काम में ली जाती है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ईयर ड्रॉप वो काम में लेते हैं। ये मेनली इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए काम में ली जाती है। दूसरा इसके अंदर सिस्टेमिक जो है मतलब ओरल ड्रग जो है वो दी जाती है। ओरल या सिस्टेमिक ड्रग जो होती है उसमें एक तो एंटीबायोटिक जो होती है वो कॉमन काम में ली जाती है, जो इन्फेक्शन जो है उसको ट्रीट करने के लिए। सेकंड, एंटी फंगल जो है ओरली वो दी जाती है। एंटी फंगल ओरली जो है वो भी फंगल इन्फेक्शन कहीं हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो दी जाती है ओरली। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो मेनली इन्फेक्शन जो हुआ है उसके लिए काम में ली जाती है। सिस्टेमिक ड्रग जो है वो ओरल के अलावा सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस भी दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि इस इन्फेक्शन किस कंडीशन का है या कितनी सीवियरिटी का है। अगली चीज़ काम में लेते जाती है वो एंटीहिस्टामिन होती है। एंटीहिस्टामिन मेनली हिस्टामिन जो है उसको इनहिबिट करने का काम करती है। ये नोज़िया वोमिटिंग जो है और वर्टिगो जो हो रहा है उसको कम करने का काम करती है। एक एंटीमेटिक ड्रग जो है वो भी काम में लेते हैं। एंटीमेटिक क्योंकि ईयर की ज़्यादातर डिसीज़ के अंदर वो नोज़िया वोमिटिंग होते हैं तो उसको सप्रेस करने के लिए एंटीमेटिक जो है वो इसमें काम में लिए जाते हैं। एक एंटी वर्टिगो ड्रग जो होती है वो काम में ली जाती है, क्योंकि ईयर की लगभग डिसीज़ जो होती है, ओटाइटिस मीडिया है, मेनियस डिसीज़ है, तो उसमें क्या होता है उसको वर्टिगो जो है वो उसकी समस्या हो सकती है, तो उसके लिए एंटी वर्टिगो ड्रग जो है वो इसमें काम में ली जाती है। अगला, ईयर के अंदर इन्फेक्शन होने पर इन्फ्लामेशन होगा और उसके कारण से पेन होता है, तो पेन जो है उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक जो है और फीवर जो है वो हो सकता है, क्योंकि यदि इन्फेक्शन हुआ है तो फीवर एक कॉमन सिम्टम हो सकता है, तो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो है वो इसमें काम में ली जाती है सिस्टमेटिकली। उसके अलावा ईयर जो इससे डिस्चार्ज हो रहा है, ओटोरिया हो रहा है, तो ओटोरिया जो है उसको कम करने के लिए डिकंजेस्टेंट जो है वो इसमें दिए जाते हैं। तो ये तो कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, वो हो जाएगा। अगला इसमें काम में ली जाती है ईयर इरिगेशन जो है वो किया जाता है। ईयर इरिगेशन का मतलब ईयर, जिसको ओरल टॉयलेटिंग कहा जाता है। ओरल टॉयलेटिंग का मतलब ईयर जो उसकी क्लीनिंग करना, तो ईयर इरिगेशन किया जाता है। एक कॉमन रहता है वो होता है हॉट एप्लीकेशन। ईयर के अंदर जैसा कि ओटाइटिस मीडिया हो गया है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हुआ है, मेस्टोडाइटिस की कंडीशन है, तो उसके अंदर पेन है, उसको कम करने के लिए हॉट एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई की जाती है। तो ये तो कॉमन मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा ईयर डिसऑर्डर का। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद फिर आपको देखना है अगला कि कॉमन सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो क्या हो सकता है उस सिस्टम जो उससे रिलेटेड का। तो एक बार इस सर्जिकल मैनेजमेंट में जो भी सर्जरियाँ होती है वो कॉमन आपको सर्जरी लिख लेनी है, और साथ में उसमें जो भी किस डिसीज़ कंडीशन के अंदर हो रही है उसको आपको कॉमनली अलग से लिख लेना है। ईयर डिसऑर्डर की बात करते हैं जैसे एग्जांपल के लिए, तो ईयर के अंदर एक तो मारिंगोटोमी होती है। मारिंगोटोमी इसमें क्या करता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर इंसिजन लगाते हैं, उसके बाद उसको ड्रेन कर लिया जाता है, तो एक तो मारिंगोटोमी जो है वो हो जाएगी। एक जो होती है वो टिम्पेनोप्लास्टी होती है, जिसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्या करते हैं रिपेयर किया जाता है, एक सर्जरी कॉमन ये होती है। एक मेस्टोडेक्टोमी होती है जिसमें मेस्टोड बोन जो होती है उसको कट करके रिमूव किया जाता है। एक ओसिकुलोप्लास्टी जो सर्जरी वो की जाती है, ओसिकुलोप्लास्टी जिसके अंदर क्या करता है कि स्टेपिस बोन जो है उसको कट करके उसको रिपेयर किया जाता है। ठीक वैसा ही स्टेपेडेक्टोमी की जाती है जिसमें स्टेपिक बोन जो उसको काट करके निकाल दिया जाता है। एक कोक्लियर इम्प्लांट जो है वो किया जाता है कि सर्जरी के द्वारा आर्टिफिशियल कोक्लियर जो होता है, मशीन जो डिवाइस होता है, उसको इम्प्लांट किया जाता है। तो ये कॉमन ईयर डिसऑर्डर जो है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। इसमें से डिपेंड करता है कि कौन सी डिसीज कंडीशन हो रही है, उसके आधार पर सर्जरी जो है वो की जाती है। फिर लास्ट टाइम आपको क्या करना है, एक कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो लिख लेना है। तो कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट में कॉमन नर्सिंग केयर प्लान जो है वो बना लेना है, जो कि सभी ईयर की डिसीज कंडीशन जो है उसके अंदर काम में आ सकता है। ईयर डिसऑर्डर जो है या ईयर डिसीज जो है उससे संबंधित यदि कॉमन नर्सिंग केयर प्लान अगर देखें तो कॉमन डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो वही पेन रिलेटेड हो सकता है, तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन या टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है वो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू नोजिया वोमिटिंग जो है वो। तीसरा जो है नर्सिंग डायग्नोसिस वो हाइपरथर्मिया या अल्टर बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन होता है उसके कारण से बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये हो गया। चौथा हो सकता है इसमें रिस्क फॉर इंजरी, क्योंकि वर्टिगो होते चक्कर आते हैं उसके कारण से रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू वर्टिगो, तो एक नर्सिंग डायग्नोसिस ये भी हो सकता है। अगर हियरिंग लॉस हो रहा है तो हियरिंग लॉस से संबंधित डायग्नोसिस बन सकता है, वो हो सकता है कि इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो रिलेटेड टू हियरिंग लॉस, या इससे संबंधित एक और हो सकता है इनफेक्टिव फैमिली कॉपिंग रिलेटेड टू हियरिंग लॉस, या अल्टर बॉडी इमेज या बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू हियरिंग लॉस, तो ये डायग्नोसिस जो है वो हियरिंग लॉस से संबंधित हो सकते हैं। एक एंजाइटी से रिलेटेड एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन जो है वो, या लैक ऑफ नॉलेज जो है वो। इसके अलावा नॉलेज डेफिसिट जो है वो भी एक कॉमन डायग्नोसिस रहता है, वो जो सभी डिसीज के अंदर लागू हो सकता है। तो ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो जो कि लगभग ईयर के सभी डिसीज कंडीशन के अंदर काम में लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो बना लेना है। तो इस तरीके से आपको जो भी सिस्टम की डिसीज पढ़ने जा रहे हैं उसको कॉमन
कॉमनली एक बार समझ लेना है, एक बार उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 डिसीज़ कंडीशन जो है उसको डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो आपको क्या होगा, वो डिसीज़ कंडीशन जो है वो ईजी वे में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी और याद भी रह जाएगी। अब एग्ज़ाम के अंदर 100% नंबर जो है मार्क्स उसको लाने का एक फार्मूला जो है उसके बारे में बात करेंगे। इस फार्मूले को अपनाकर आप 100% मार्क्स जो है वो ला सकते हो, कभी भी फेल जो है वो नहीं होंगे। वो फार्मूला जो है वो है S = R + C + P। एस का मतलब होता है सक्सेस, सफलता। तो सफलता आपको एग्जाम में 100% कैसे मिल सकती है? तो सबसे पहला तो आपको आर फॉर रेगुलरिटी, रेगुलर होना है, नियमित पढ़ना है, नियमित क्लासेस जो होती है वो अटेंड करनी है। नियमित क्लासेस अटेंड करने के साथ ही क्या करना है, आपको कंसंट्रेशन अपनाना है, मतलब एकाग्रता लानी है। तो ध्यान देना है, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेट होकर उसको पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने के साथ ही आपको भी मतलब प्रैक्टिस जो है, अभ्यास उसका होना आवश्यक है। यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, अभ्यास के अभाव में हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ डिक्लाइन थ्योरी जो होती है, सिद्धांत, वो लागू होता है कि अभ्यास यदि नहीं किया जाता है तो चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है, हमारे दिमाग से डिलीट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त नहीं हो उसके लिए प्रैक्टिस जो है उसको करना भी आवश्यक है। तो ये जो फार्मूला है सफलता का, रेगुलरिटी प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्लस प्रैक्टिस, इसको हम अपना कर एग्ज़ाम के अंदर 100% सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, 100% मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा शॉर्टकट फार्मूला नहीं है जिसको बताकर आपको 100% नंबर लाया जा सके। तो ये था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो, जिसको अपना कर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू।